गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का लखनवी अंदाज चैप्टर 12 समझाने जा रही हूँ, जो यशपाल द्वारा रचित है। कहानीकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। यशपाल जी का जो जन्म हुआ था वो 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। शुरू में शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनकी जान पहचान सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुई। यानी कि उनकी जो जान पहचान हुई जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उनकी भगत सिंह और सुखदेव जी से उनकी जान पहचान हो गई। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। यानी कि देश को आज़ाद कराने के लिए वो उस चीज़ में भाग लेने लगे, एक क्रांतिकारी बन गए। धीरे धीरे उनका जो झुकाव था वो मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 ईस्वी में उनका देहांत हो गया और उनका जो निधन हुआ वो 1976 में हुआ। उनकी कुछ रचनाएं थीं। यशपाल हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे। उन्होंने बहुत सारी हिंदी में कहानियों को लिखा था। उनके प्रमुख कहानी संग्रह थे ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्माव्रत, चिनगारी, अभिशप्त, बादुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी आदि। ये उन्होंने कहानियों का संग्रह किया हुआ था। और उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता आदि। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। यानी कि उनका मैंने ऊपर बताया कि वो धीरे धीरे मार्क्सवादी चिंतन करने लगे थे, तो वो उस विचारधारा से प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियाँ लिखी। आर्थिक दुर्दशा यानी कि बुरी स्थितियों पर बहुत सारी कहानियों को लिखा। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, उसका उन्होंने बहुत दुख तरीके से उसका चित्रण किया हुआ है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की। यानी कि समाज में जो बुराइयां थीं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, ये जो बुराइयां थी उसकी उन्होंने यशपाल जी ने बहुत बुरी तरीके से बुराइयां की आलोचना की। उनकी लखनवी अंदाज कहानी झूठी शान पर गहरा कटाक्ष करती है कि किस प्रकार से लोग झूठी शान दिखाने के लिए कितना हद तक चले जाते हैं। इसका उन्होंने इस लखनवी अंदाज में पर गहरा कटाक्ष किया, गहरा वार किया हुआ है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया कि समाज में किस प्रकार से चलता आया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि कल्पना से या आदर्शवादी बनने से या भावनाओं से जीवन नहीं चलता, बल्कि जो जीवन में सत्यता है उसके आधार पर जीवन चलता है। जैसा कि उन्होंने लखनवी अंदाज चैप्टर में बताया हुआ भी है। भाषा शैली उनकी थी कि यशपाल की भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती थी। जिस प्रकार का वातावरण होता था उसके हिसाब से उनकी भाषा में एक प्रभाव आ जाता था। विषय के अनुरूप उन्होंने उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। अगर उन्हें जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। ये उनका जीवन परिचय था। अब मैं बच्चों आपको बताने जा रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या कहानी बताई गई है। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक यानी कि किसी के ऊपर व्यंग करना, किसी को ताने मारना, वो लखनवी अंदाज कहानी में बताया गया है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है कि किस प्रकार से लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए किस प्रकार से बनावटी जीवन शैली को जी रहे हैं, उस पर कटाक्ष करती है, उस पर वार करती है। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। लेखक जो यशपाल जी थे उनको पास के स्टेशन तक, यानी कि पास में ही स्टेशन तक जाना था। उन्होंने सोचा कि उसमें हम रेल यात्रा करें, तो उन्होंने रेल यात्रा करनी थी। तभी
सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे। उस समय क्या था कि सेकंड क्लास का जो कोई डिब्बा बुक करता था वहाँ पर पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। उन्होंने सोचा कि जब हम एसी रूम यानी कि एसी क्लास डिब्बे में बैठेंगे तो हमें वहाँ पर अकेले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमें वहाँ पर अकेले में सोचने का कहानी के बारे में और खिड़की से जो बाहर दृश्य देखेंगे उसके बारे में हमें अवसर मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया और वो डिब्बे पर चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और बैठे हुए। वे सफ़ेद पोश लखनवी नवाब थे। वो जो लखनवी यानी कि लखनऊ के जो नवाब थे वो सफ़ेद पोश यानी कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे, यानी कि आराम से उन्होंने अपने पैरों को पालथी बनाकर बांधा हुआ था। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने यानी कि नवाब साहब के सामने 2 ताज़ा खीरे जो होते हैं वो तौलिए पर रखे हुए हैं। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। जब नवाब साहब ने देखा कि लेखक उस डिब्बे में बैठे हुए हैं आ गए तो उन्हें थोड़ा सा परेशानी हुई। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इससे बात करेंगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा। अब लेखक सोचने लगे, अकेले में बैठे बैठे कल्पना यानी कि अपनी कहानी के लिए सोचने लगे, कल्पना करने लगे कि आखिर नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। उन्हें ये लग रहा था कि इन्हें पास जाना था, उसके बाद भी उन्होंने सेकंड क्लास का डिब्बा चुना जिसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे देने पड़े। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। फिर लेखक के दिमाग में आया कि शायद उन्हें अकेले सफ़र काटना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि खीरे खाते हुए चले जाएंगे तो टाइम पास हो जाएगा। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। मतलब अचानक जो नवाब साहब थे उन्होंने खीरा खाने के लिए लेखक को आमंत्रित किया। लेखक ने भी शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। लेखक ने कहा कि शुक्रिया और उन्होंने खीरा खाने से मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया। उन्होंने तौलिए को फटकारा और उसको बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और उन्होंने क्या किया कि अपनी सीट के नीचे से एक लोटे को उठाया और लोटे में पानी था। उस पानी से उन्होंने दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोए और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरे के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। उन्होंने उसको छीला और उसकी फांकें बनाई और तौलिए पर बहुत सुंदरता से उसको सजा लिया। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च भुरक दिया, उसके ऊपर जीरा डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। ऐसा यानी कि जब वो उसके ऊपर नमक और लाल मिर्ची जीरा डाल रहे थे तो उनके मुंह पर पानी आ रहा था। तो लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने मन ही मन उसका स्वाद ले लिया हो। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। बल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, यानी कि आप ये खीरा खाइए, ये लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। उन्होंने लेखक ने एक बार मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने दोबारा कहा नहीं। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। अब नवाब साहब देख रहे थे, खीरे की फांकों को देख रहे थे और एक लंबी सांस ली उन्होंने और खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए और खीरे की एक फांक उठाई और होंठों के पास ले गए और फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गईं। और जैसा जब हम लोगों को कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट लगता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उसी प्रकार से नवाब साहब की भी आंखें बंद हो गईं। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया और उनके मुंह में पानी आ गया और जिसको वो नीचे घुटक गए। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वह बाहर छोड़ते गए। उन्होंने हर खीरे की फांक को सूंघा और उसका स्वाद यानी कि मुंह में जो पानी आ गया उसको घुटकते गए और बाहर फेंकते गए।
सारे खीरे बाहर फेंक कर उन्होंने तौलिए से हाथ और ऊँट पोंछ लिए। उन्होंने तौलिए से अपने हाथों को पोंछा और ऊँट पोंछ लिए और फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखने लगा और फिर दिखाने लगा कि ये है शाही लोगों का खान पान। मानो कह रहे हूँ कि यह है खानदानी रईसों का तरीका, यानी कि खानदानी जो रईस लोग हैं वो इस प्रकार से खाते हैं। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया हो, खीरे को काट कर उसकी तैयारी करके, तो उन्हें थकान महसूस हो रही थी और वो थक कर लेट गए थे। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक ने भी उनके सम्मान में अपने सिर को झुका दिया। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या कोई स्वाद और सुगंध को लेकर अपना पेट भर सकता है? इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। उनको डकार भी आ गई। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, यानी कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरा खीरा खा लिया हो, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। तब लेखक को एक नई कहानी का लेखक मिल गया था नवाब साहब के रूप में। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? लेखक को ऐसा लगा कि जब बिना खाए खीरे की सुगंध और स्वाद से केवल पेट भरा जा सकता है, तो बिना विचार के, घटना और बिना पात्र के कहानी को क्यों नहीं लिखा जा सकता? यानी कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार से रईस लोग अपनी नवाबी दिखाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। लेकिन अगर हर व्यक्ति इस तरीके से सुगंध और स्वाद लेकर पेट भरता तो लोगों को अपने पेट भरने के लिए कमाना नहीं पड़ता। तो यानी कि ये केवल कल्पना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो लेखक को ये लग रहा था कि बिना पात्र और घटना के भी कहानी लिखी जा सकती है, जब बिना खाए पेट भरा जा सकता है। इस चैप्टर में बताया है।